हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के एक और लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यूनिफॉर्मली सॉलिड सब इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। आप एक देखिए कैसा स्फीयर होगा। ऐसा एक स्फीयर होगा, ठीक है। आप प्लीज इसको स्फीयर कंसीडर कीजिए। मैं दूसरी डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ये है स्फीयर। कैसा स्फीयर है? सॉलिड है, ठीक है। फिर उसकी रेडियस कितनी है? आर, ओके। और उस पे चार्ज है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर चार्ज सारी जगह पे होंगे, मतलब कि अंदर भी होंगे बाहर भी होंगे। कंडक्टिंग होगा तो सिर्फ सरफेस पे ही चार्ज होगी। यहाँ पर ऐसा है कि सरफेस पे तो होगे ही, लेकिन इसके अंदर भी होगी। कैसा स्फीयर है बच्चों? ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और इसकी चार्ज डेंसिटी की अगर बात करें तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगी। कैसी आएगी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू रो इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज क्यू अपॉन वॉल्यूम। कितना आएगा? 4/3 पाई आर क्यू। ओके, तो मैं क्या बोलता हूं? दैट वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड by using गॉस लॉ। हम इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर और तीन जगह पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। पहले इनसाइड स्फीयर, ठीक। दूसरा है आउटसाइड स्फीयर और तीसरा है ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। और क्या स्टेप हम यूज करने वाले हैं इसको मैं आपको बोल दूं कि हम कौन से स्टेप्स यूज करने वाले हैं। ये अच्छी तरीके से देखिए। पहला स्टेप जो हम लेंगे हर बार जब भी हम फाइंड करेंगे, ठीक है, ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो फिर डेरिवेशन बहुत इजी हो जाएगा। पहला क्या कंसीडर करेंगे हम? कंसीडर गॉसियन सरफेस, ठीक है। एट अ पॉइंट where we want to find इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। हमें गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी होगी। दूसरी बात, अप्लाई अप्लाई नहीं करेंगे। पहले हम कैलकुलेट क्यू एनक्लोज के बारे में हम जान लेंगे। और तीसरी बात जो करेंगे वो है अप्लाई गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ का फॉर्मूला कौन सा है? तो क्लोज इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी ए बार इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये हम करेंगे तो आपको इजीली, मतलब कि ये स्टेप अगर आप फॉलो करते हो तो आप इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना।
मतलब कि क्या है कि जब भी आप ऐसा कंसीडर करो, जब भी आप कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो, वो पहले आपको देखना होगा। एक बार आपको पता चल गया कि नहीं मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो फिर एक प्रॉपर गॉसियन सरफेस कंसीडर कीजिए। गॉसियन सरफेस कंसीडर करने के बाद उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, एक बात अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए, उसके अंदर कितना चार्ज है वो जानना बहुत जरूरी है। एक बार अंदर जान लिया कितना चार्ज है, उसके बाद गॉस लॉ अप्लाई करके हम इजीली फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहला देखते हैं इनसाइड स्फीयर। कहां पर? इनसाइड स्फीयर, मतलब कि ये हमारा ओरिजिनल स्फीयर है। ठीक, ओके, जिसकी रेडियस कितनी है? आर। ओके, और हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, इनसाइड स्फीयर है ना, इसीलिए तो इनसाइड स्फीयर है तो वो गॉसियन सरफेस अगर हमें कंसीडर करनी है तो वो कहाँ कंसीडर करनी होगी? अंदर कंसीडर करनी होगी। अंदर मतलब कि कुछ यहाँ पर। चलो पहला स्टेप हो गया। आप इसको प्लीज स्फीयर कंसीडर करो, जिसकी रेडियस कितनी हो गई? आर। बच्चों, स्फीयर में अंदर बाहर सभी जगह पर चार्ज है। ठीक है, तो पहला स्टेप जो हमारा था वो हमने कवर कर लिया। पहला स्टेप क्या था हमारा बच्चों? पहला स्टेप था गॉसियन सरफेस कंसीडर करना। ठीक है, तो हमने गॉसियन सरफेस फाइंड कर ली। ओके, अब वो स्टेप लिख देता हूं मैं, क्या? कंसीडर अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर, आर लेस देन आर। ऐसे हमें गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी है। एक बार हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली, उसके बाद में हमें दूसरा क्या है? क्यू एनक्लोज कितना है वो जानना है। ठीक है, तो बहुत बहुत इजी है। इन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब चार्ज इज इक्वल्स टू क्यू। मतलब कि पूरा वॉल्यूम अगर हम ले तो कितना चार्ज है? क्यू। लेकिन यहां पर तो हम पूरा वॉल्यूम नहीं ले रहे, कितना वॉल्यूम ले रहे हैं? इन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर ले रहे। क्यों? क्योंकि देखिए स्मॉल आर ये है ना, इतना। ठीक है, तो कितना चार्ज आएगा? चार्ज इज इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ पर अगर हम क्यू कैलकुलेट करें तो क्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा? देखिए 4/3 पाई आर क्यूब इंटू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, देखिए ये क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब जो है वो हो गया रो। तो हम ऐसा लिख सकते हैं रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो ऐसा देखिए 4/3 पाई कट हो गया तो क्या मैं लिख सकता हूँ? क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये दोनों हम लिख सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। ओके, अब दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब तीसरा, ठीक है, अप्लाइंग गॉस लॉ। चलो गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी ए बार इज इक्वल्स टू क्यू एन क्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0 है। ठीक है, और यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए cos थीटा इज इक्वल्स टू क्यू एन क्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0 हो गया। तो ई, पहले मैं आपको बोल दूं कि डी ए क्या है और थीटा क्या होगा, अच्छी तरीके से देखिए। पहले आप ये गॉसियन सरफेस को देखिए, ठीक है ना, जो हमने ये गॉसियन सरफेस कंसीडर की है और कहाँ पर है? अंदर है। तो वहां पर हमें एक छोटा सा एरिया लेना होगा। सोचो कि हमने यहाँ पर एक एरिया लिया छोटा सा। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर बाहर निकलेगा।
ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर ही होगा क्योंकि पॉइंट चार्ज है इसीलिए। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 0 डिग्री। तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1। तो आइए उसी को अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया ना, अच्छी तरीके से आप उसको देखिए कि हमने थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिया, 0 डिग्री लिया। थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब कि 0 डिग्री हमने लिया नहीं है, वहां पर ऐसा कंडीशन ही ऐसी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो गया, तो यहाँ पर कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्लोज इंटीग्रेशन डी इज इक्वल्स टू क्यू एन क्लोज। देखो अभी हमारे पास क्यू इज इक्वल टू 2 है फॉर्मूला, तो मैं सबसे पहले पहला फॉर्मूला रिप्लेस करना चाहूंगा, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन 0। अभी ये जो है एरिया, ये पूरी गॉसियन सरफेस का एरिया होगा। गॉसियन सरफेस का एरिया क्या होगा, 4πr² होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर देखिए 4 पाई कैंसिल हो गया, r² और r कैंसिल हो गया। सो व्हाट वी गॉट, E इज इक्वल्स टू रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। इसको आप अच्छी तरीके से नोट कीजिए, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू r, और हमने ये कहाँ पर फाइंड किया है, इनसाइड स्फीयर। ठीक है, देखो अगर हम इस तरह फाइंड नहीं करना चाहते तो दूसरी मेथड भी है, कौन सी, E4πr²। अभी ये वैल्यू रिप्लेस कीजिए, ये वाली। तो क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, ऐसा अगर हम करेंगे और यहाँ पर एप्सिलॉन 0, तो क्या मिलेगा हमें, देखिए E इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन 0। देखिए ये r² कट हो जाएगा, एक r बचेगा, तो क्यू आर अपॉन आर क्यूब। तो हम लिख क्या सकते हैं यहाँ पर, E इज इक्वल्स टू KQR अपॉन आर क्यूब। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए के क्यू और आर ये तीनों कांस्टेंट है, तो E प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, R। तो हमने पहले गॉसियन सरफेस कंसीडर की, बाद में क्यू एनक्लोज कैलकुलेट किया, और बाद में हमने गॉस लॉ अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। अब बात करते हैं आउटसाइड स्फीयर। कहाँ पर बात करते हैं, आउटसाइड स्फीयर। देखिए सबसे पहले तो हमने एक स्फीयर कंसीडर किया था, वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जिसकी रेडियस कितनी है, r। ठीक है, उसके बाद में हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। अब बच्चों हमें कहाँ पर कंसीडर करनी होगी गॉसियन सरफेस, तो बाहर कंसीडर करनी होगी, जिसकी रेडियस p कितनी है, r। लेकिन इस बार क्या है, स्मॉल r इज बिगर देन द कैपिटल R। ठीक है ना, आप प्लीज इसको स्फीयर कंसीडर कीजिए। ओके, तो ये क्या है, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो क्या है, गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, देखो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर चार्ज है, और ये कितना है, Q। ठीक है ना, तो मतलब कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर इस स्फीयर के ऊपर जितना चार्ज था पूरा आ गया है। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब स्मॉल एरिया कंसीडर करने की बात आती है तब गॉसियन सरफेस पे ही कंसीडर कीजिए। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बच्चों, यहाँ पर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा वो इस तरह होगा, और ये क्या होगा, dA/। तो थीटा इज इक्वल्स टू भी क्या हो गया, 0। ठीक है ना, तो हमने क्या कंसीडर कर लिया, पहले तो गॉसियन सरफेस कंसीडर की। तो आइए पहले वो लिख देते हैं कि क्या हमने कंसीडर किया। ठीक है, पहली बात क्या हमने लिखी, पहली बात हमने क्या कंसीडर की, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस
आर। ओके, और यहाँ पर आर क्या है, ग्रेटर देन आर। उसके बाद में हियर, यहाँ पर हियर क्यू एनक्लोज इक्वल टू तो क्यू ही आएगा, पूरा चार्ज है इसलिए। ठीक है, तो क्यू एनक्लोज भी हो गया। अब लास्ट स्टेप कौन सा, अप्लाइंग गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है बच्चों, ई बार डॉट डी ए बार is equals to q enclosed upon epsilon 0. Therefore, E into 4 pi r square is equals to q upon epsilon 0. Therefore, E is equals to, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलने वाला है बच्चों यहाँ पर हमें, q अपॉन आर स्क्वेयर, जिसको हम के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर भी जानते हैं, आपको पता होगा कैसे। देखिए, सोचो कि एक चार्ज q है, इससे r दूरी पर, इस पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो कौन सा फॉर्मूला है, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। अच्छी तरीके से पता है ना आपको, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो इससे हमें एक रिजल्ट मालूम पड़ता है बच्चों, क्या कि हमें जो आंसर मिला वो दोनों तो सेम ही है। सेम ही है मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखिए ये और ये दोनों तो सेम ही है, ठीक है ना। तो एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट सामने आया बच्चों कि जो हमें पॉइंट चार्ज के लिए मिला था वही हमें स्फीयर के लिए भी मिला, ठीक है। हाँ, कंडीशन ये है कि हम स्फीयर को बाहर से देख रहे हैं, अंदर से नहीं देख रहे, वी आर ऑब्जर्विंग। ओके, सो व्हाट दैट रिजल्ट इज सेइंग, ठीक है। मतलब क्या है कि देखिए, हमने जब स्फीयर को बाहर से देखा तब हमें स्फीयर ठीक उसी तरह मालूम पड़ा जैसा कि एक पॉइंट चार्ज है। तो यहाँ पर मैं एक रिजल्ट लिखता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन चार्ज स्फीयर, व्हेन चार्ज स्फीयर इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। इसके बाद में हम जो थर्ड केस डिस्कस करने वाले हैं उसमें ऑन द सरफेस है, तो उसमें भी ऐसा रिजल्ट आएगा। तो मैं रिजल्ट एक कॉमन लिख देता हूं, और फ्रॉम सरफेस its total charge seems to be concentrated at its center। क्या मालूम पड़ेगा हमें कि उसका पूरा चार्ज कहां पर कॉन्सेंट्रेट है, उसके सेंटर पे, ठीक है ना। यहां पर देखिए, मैं एक रिजल्ट और आपको बोलना चाहूंगा, दैट E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ऊपर क्या था, इनसाइड में E प्रोपोर्शनल टू R था, लेकिन यहाँ पर E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर है, ठीक है ना। ओके, अब हमने क्या देख लिया, दो देख लिए। पहला क्या था, पहला था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, दूसरा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। अब तीसरा देखते हैं, ऑन द सरफेस। कहाँ देखेंगे, ऑन द सरफेस, ठीक है। तो वही स्टेप, पहले एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं जिसकी रेडियस कितनी है, r। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड करना है बच्चों, ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस फाइंड करना है, ठीक है ना। आप सोचिए, अगर हमें ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हमें सबसे पहला स्टेप जो था गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने वाला, तो गॉसियन सरफेस हमें कहाँ ड्रॉ करनी होगी, तो बच्चों गॉसियन सरफेस हमें इसके ऊपर ही ड्रॉ करनी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या है कि जो गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे उसकी रेडियस इस स्फीयर की रेडियस के जितनी होगी। तो चार्ज एनक्लोज कितना होगा, जितना इस स्फीयर पे है, ठीक है ना। तो मतलब कि जो हमने आउटसाइड में जो कंसीडरेशन लिया था, ठीक है ना, वो सारा कंसीडरेशन अगर हम इसमें सेम टू सेम डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ एक ही डिफरेंस होगा, क्या
कि जो आउटसाइड स्फीयर में जो रेडियस थी वो कैपिटल आर नहीं थी, वो स्मॉल आर थी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूं, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर। ठीक है, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप क्यू एनक्लोज्ड इक्वल टू क्यू, दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तीसरा स्टेप अप्लाइंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ हम अगर अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी ए बार इज इक्वल्स टू क्या आएगा, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो इंटीग्रेशन ई डी ए इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। मैं एक बात आपको बोल दूं, सोचो एक एरिया यहाँ पर है, कहीं भी आप कंसीडर कर सकते हो, तो उसका एरिया वेक्टर इधर आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आएगा। सो व्हाट रिजल्ट वी आर गेटिंग हियर, सी इट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट, इज दैट E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमें वही पता चला कि अगर किसी चार्ज हम Q को ले और उससे कितना डिस्टेंस R, ये पॉइंट चार्ज Q है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना मिलेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही तो मिलेगा। ओके, सो वी आर गेटिंग सेम रिजल्ट हियर, सो व्हाट वी कैन से चार्ज सीम्स टू बी कंसंट्रेटेड एट सेंटर। ठीक है ना, मतलब कि ये देखो क्या है कि ये इससे अगर आर डिस्टेंस लूं तो ये स्फीयर अगर बन जाए तो ये आर ही होगा ना, मतलब कि सेंटर ही होगा ना। ठीक है, तो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, तो आइए लिखते हैं कंक्लूजन। पहला जो था इनसाइड, दूसरा जो था कौन सा था, आउटसाइड, और तीसरा था ऑन द सरफेस। ठीक है, इनसाइड के लिए, इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड याद कीजिए। ठीक है ना, इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिला था, बहुत सिंपल। इनसाइड के लिए जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था वो क्या था, के क्यू आर अपॉन आर क्यू, और एक और भी मिला था रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। ठीक है, आउटसाइड के लिए हमें क्या मिला था, वेरी सिंपल, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर याद रखिए आर लेस देन आर है, यहाँ पर याद रखिए आर ग्रेटर देन आर है। ठीक है ना, यहाँ पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखिए अगर इसका रिजल्ट मिल जाए, ये रिजल्ट में अगर आप सिंपली आर इज इक्वल्स टू आर रिप्लेस कर देते हो तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है ना, इस रिजल्ट में भी अगर आप r इज इक्वल्स टू आर रिप्लेस करो, ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर ट्राई करूंगा, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, तो एक आर कट हो गया, सो व्हाट वी आर गेटिंग, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। ओके, तो अगर इन दोनों में अगर किसी में भी अगर हमने स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर रिप्लेस कर दिया, वी विल गेट दिस रिजल्ट। ओके, यहाँ पर देखिए पहले मैं वेरिएशन देखना चाहूंगा, ई प्रोपोर्शनल टू आर है, यहाँ पर वेरिएशन क्या है, ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर है। तो कैसे वेरी हो रहा है, पहले रेडियस के साथ बढ़ रहा है डिस्टेंस के साथ, बाद में डिस्टेंस के साथ नहीं बढ़ रहा है, बाद में डिस्टेंस के साथ कम हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहे तो ऐसा होगा, सोचो कि ये रेडियस आर है और ये चार्ज्ड स्फीयर है। ठीक है ना, उसी के नीचे ये वाई एक्सिस हो गई और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस में क्या लिखूंगा मैं, आर, मतलब कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। तो जब तक हम यहाँ आ रहे हैं, मतलब कि r इज इक्वल्स टू आर तक, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है ऐसे, लेकिन जैसे हम उसके बाहर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा।
यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर है, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। बच्चों इस लाइन को मतलब कि इस ग्राफ को हम स्ट्रेट लाइन बोलेंगे और इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, हाइपरबोला। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है ना। मतलब कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ इंक्रीज होगा और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा, ठीक है ना। और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, KQ/r²। तो मतलब कि कोई भी अगर आपको पूछे कि किसी भी स्फीयर पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, KQ/r², और वो कहाँ पर होता है, तो उसकी सरफेस पे। बच्चों ये ग्राफ सेम टू सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितना है, ठीक है ना। मैंने नॉन कंडक्टिंग बोला था, अगर कंडक्टिंग होता, ठीक है ना, फॉर कंडक्टिंग स्फीयर। तो कंडक्टिंग स्फीयर में सिर्फ डिफरेंस क्या रहता है, मैं आपको जल्दी जल्दी इसको बता देता हूँ कि कंडक्टिंग स्फीयर मतलब कि एक देखो, ये कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है कि उस पे चार्ज सरफेस पे ही होता है, अंदर कोई चार्ज नहीं होता। पूरा चार्ज कहाँ पर होता है, सरफेस पे। तो अगर हम अंदर ले एक गॉसियन सरफेस, अगर हम अंदर कंसीडर करें तो यहाँ पर Q एनक्लोज्ड इज इक्वल टू 0 हो गया। तो Q एनक्लोज्ड इक्वल टू 0 हो गया, अगर हम गॉस लॉ अप्लाई करें तो Q/ε0, तो 0/ε0, तो आंसर क्या मिलेगा, 0 न्यूटन पर कूलम। तो इनका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 कहाँ पर, इनसाइड स्फीयर, ठीक है। और बाकी के रिजल्ट तो सेम ही है, KQ/r², कहाँ पर, ऑन सरफेस। और E इज इक्वल्स टू KQ/r², कहाँ पर, आउटसाइड। क्यों, क्योंकि अगर हम सरफेस पे कंसीडर करेंगे गॉसियन सरफेस, तो वहां पर चार्ज एनक्लोज कितना होगा, Q। ओके, और अगर हम बाहर कंसीडर करेंगे तो वहां पर उसके लिए भी पूरा का पूरा स्फीयर तो हमारी गॉसियन सरफेस जो हमने कंसीडर की उसके अंदर ही है ना। तो वो दोनों के लिए रिजल्ट तो सेम ही होगा, सिर्फ ये डिफरेंस क्या होगा, अंदर वाला डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से, इसको भूलना मत। Okay, so what we have discussed today, electric field because of solid charge conducting sphere, sorry, non-conducting and conducting sphere। देखिए मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्सप्लेनेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सिर्फ डायग्राम से ही मैं आपको बोलूंगा। ये जो स्फीयर है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है, r। यहाँ पर आप एक छोटा सा एरिया कंसीडर कीजिए और यहाँ पर आप एक छोटा सा एरिया कंसीडर कीजिए, ठीक है। अभी हमें पता है दैट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू लाइंस पर एरिया। जितना लाइंस पर एरिया ज्यादा होगा, ठीक है ना, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा, यू कैन से लाइक दैट। ओके, तो आप अगर बोलोगे सर हमने तो ऐसा पढ़ा था कि जैसे हम दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्प्रेड होती है, ठीक है। तो सोचो कि ये S2 है और ये है S1, तो S1 में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी, ठीक है, और S2 में कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी। तो S2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और S1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पर जो ग्राफ में स्टडी किया वहाँ पर तो ऐसा स्टडी किया कि जैसे ही R इंक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है और सरफेस पर मैक्सिमम होता है। तो ये तो थोड़ा सा पैराडॉक्स जैसा हो गया, मतलब कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज़्यादा होना चाहिए और यहाँ पर कम होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में ऐसा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ पर कम है। तो क्यों, तो देखिए ये जो सरफेस है, अगर हम यहाँ पर एक स्फीयर कंसीडर करें, ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी निकलेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक और स्फीयर कंसीडर करें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखो इसके अंदर चार्ज ज्यादा एनक्लोज हो गया बच्चों। इसके अंदर, इसके अंदर यहाँ पर चार्ज कितना था, यहाँ पर देखिए
पहले जो सरफेस हमने कंसीडर की उसके अंदर सिर्फ इतना चार्ज था, ठीक है। लेकिन उसके बाद में जो हमने सरफेस कंसीडर की उसके अंदर कितना चार्ज था, उसके अंदर इतना, ये पूरा जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, तो चार्ज एनक्लोज होने की वजह से अब हमें जो, जब हम इस सरफेस से देखेंगे तो ये पूरा चार्ज हमें कहा सेंटर पे आया हुआ जनरेट नजर आएगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बाहर निकलेगी। जैसे जैसे हम बाहर जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ती चली जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि इससे सिर्फ एक निकल रही थी और इससे सोचो कि 3 निकल रही है। इसीलिए हम क्या बोल देंगे, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट S2 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट S1। लेकिन ये सिर्फ सरफेस तक ही चलेगा। जैसे हम बाहर जाएंगे तब हमें नए नए स्फीयर नहीं मिलेंगे, यहाँ पर चार्ज कंप्लीट हो गया, क्यों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर तो वो स्प्रेडिंग वाला कंसेप्ट जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे वैसा ही होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, यहाँ पर कम। आप देख सकते हो, देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी होता है, यहाँ तक ही इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। बाद में यहाँ पर तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम अपना डिस्कशन कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स।